हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकुर शर्मा और आज मैं भारत कोचिंग ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम आपके लिए लाए हैं हिंदी की क्लास, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हिंदी। तो सबसे पहले हम हिंदी के महत्व के बारे में जानेंगे कि हिंदी का महत्व कितना है सभी एग्ज़ामों में। तो हिंदी जो बाकी अन्य विषयों की तरह कंपलसरी ही कुछ एग्ज़ामों में कंपलसरी हुई है। तो हम देखेंगे कि किन किन एग्ज़ाम में हिंदी का काफ़ी अहम भूमिका रहती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, तुम्हारा लेखपाल, पटवारी, कानूगो, इनमें काफ़ी हिंदी अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाती है। उसके बाद फिर यूपी फॉरेस्ट गार्ड में 80 नंबर की हिंदी, जेल वार्डन, फायरमैन, इनमें भी हिंदी कंपलसरी है। और तुम्हारा पीसीएस, आरओ, एआरओ, इनमें 40 से 50 क्वेश्चन हिंदी के ज़रूर आते हैं। उसके बाद फिर DSSB, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इनमें भी 20 से 25 क्वेश्चन हिंदी के नॉर्मल आते हैं। फिर उसके बाद एसएससी जीडी हो तुम्हारा कांस्टेबल, उसमें भी 25 नंबर की हिंदी इक्वल है। फिर यूपी टेट, सी टेट और बीएड, इनमें भी काफ़ी अच्छी हिंदी आती है। और हिंदी एक ऐसा सरल विषय है जिसमें तुम कम मेहनत करके अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी को हम दो भागों में बांटेंगे, नंबर 1 व्याकरण और दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास। तो देखिए, हम हिंदी को दो भागों में बांट चुके हैं, नंबर 1 व्याकरण और नंबर 2 हिंदी भाषा का साहित्य इतिहास। अब व्याकरण में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। हमारा व्याकरण में सारा टोटल व्याकरण आ जाएगा, जैसे कि हमारा वर्णमाला, संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय, समास विग्रह, और भी बहुत सारे हैं, जैसे रस, छंद, अलंकार, अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो इन सब का अध्ययन हम व्याकरण के अंतर्गत करेंगे। और हिंदी भाषा का साहित्य इतिहास में हम हिंदी भाषा का क्षेत्र कि किन किन क्षेत्र में हमारी हिंदी बोली जाती है। फिर नंबर 2 हिंदी की प्रमुख बोलियां, कहाँ कहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती हैं। हिंदी भाषा का विकास, कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। हिंदी भाषा के विकास के बारे में हम पढ़ेंगे कि हिंदी का विकास कैसे हुआ, उससे पहले क्या भाषा बोली जाती थी। फिर उसके बाद हम लेखक, कवि और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि लेखक और कवि ने किसने रचना की है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले हम व्याकरण से पहले कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम बात करेंगे कि हिंदी भाषा के विकास में से पहले क्या भाषा बोली जाती थी। तो चलिए हम बात करते हैं हिंदी भाषा के विकास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी भाषा का विकास में हम जानेंगे कि हिंदी से पहले कौन सी भाषा हमारे यहाँ प्रचलित थी। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे संस्कृत भाषा प्रचलित थी, क्योंकि संस्कृत भाषा जो है हमारी आर्यों की भाषा मानी जाती है, कि जो आर्य आए मध्य एशिया से, उनकी भाषा संस्कृत मानी जाती थी। तो संस्कृत अपने आप में एक बहुत ही कठिन भाषा है, जिसे बोलने में काफ़ी परेशानी भी होती है। तो इस संस्कृत भाषा को सिंपल करने के लिए फिर हमारे इस संस्कृत भाषा में और परिवर्तन होते गए। तो वो अलग अलग तरीके से परिवर्तन हुए, जब जाके हमारी बाद में हिंदी भाषा बनी। अब देखते हैं कैसे कैसे परिवर्तन हुए। सबसे पहले आर्य आए हमारे यहाँ, उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। फिर उसके बाद संस्कृत भाषा को और सरल करने के लिए पाली भाषा का जन्म हुआ, जो कि पाली भाषा गौतम बुद्ध के समय में शुरू हुई, या गौतम बुद्ध के समय में प्रचलित थी। पाली भाषा को और सरल किया, फिर प्राकृत भाषा में चेंज कर दिया, इसको प्राकृत भाषा में बदला गया, या इसे हम अर्धमागधी भी कहते हैं, अर्धमागधी, जो कि महावीर स्वामी के समय में प्रचलित थी। यानी कि प्राकृत भाषा जो है महावीर स्वामी के समय में प्राकृत भाषा या अर्धमागधी भाषा प्रचलित थी। फिर यहाँ से इस भाषा को और सरल बनाने के लिए यहाँ से जो यह भाषा अपने पद से अलग हो चुकी थी, तो उसे दे दिया अपभ्रंश नाम, अपभ्रंश। उसे फिर अपभ्रंश के रूप में परिवर्तित किया गया। अपभ्रंश का मतलब है अपने पद से भ्रष्ट होना,
अपने पद से भ्रष्ट होना। फिर जब अपभ्रंश, उसमें काफ़ी अपभ्रंश हुआ, अशुद्धियाँ भी हुई, तो फिर बाद में बनी हमारी आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी जब जाके हमारी हिंदी भाषा जो है सरल भाषा बनी। इसलिए जो ये हिंदी भाषा है वो हमारा संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप भी है। हम व्याकरण में पढ़ेंगे संस्कृत शब्द को, यानी कि संस्कृत शब्दों को हम तत्सम शब्दों में प्रयोग करते हैं, और हिंदी के जो शब्द हैं उन्हें हम तद्भव शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं। तो चलिए आइए हम इससे पहले फिर बात करते हैं हिंदी हमारी किस लिपि की भाषा है, या हिंदी जो है किस लिपि की भाषा है और कहाँ से इसका जन्म हुआ। तो आइए फिर अपभ्रंश के बाद हिंदी बनने से फिर हमारी हिंदी में कुछ लिपि या चिन्हों का जन्म हुआ। लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसी भी भाषा को लिखने का ढंग, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग ही हम लिपि कहते हैं। अर्थात लिपि का मतलब है चिन्ह। फिर हमारी जो लिपि है, जो हमारी हिंदी की लिपि कैसी है? देवनागरी। देवनागरी लिपि में बहुत सी भाषाएं आती हैं, जैसा हमारा संस्कृत हुआ, गुजराती, मराठी, नेपाली आदि जो भाषा हैं ये सभी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ हमारा ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग सबसे पहले देखा गया कि अशोक ने अपने अभिलेख शिलालेखों में इनका प्रयोग करा। जो भारत में अशोक के शिलालेख पाए गए वो ज़्यादा सभी के सभी ब्राह्मी लिपि में थे। तो वहीं से ब्राह्मी लिपि के कुछ पहले चिन्ह निर्धारित थे, क्योंकि पहले मनुष्य अपने जो विचारों को इशारों से आदान प्रदान करता था, इशारों से बताता था। फिर उसने उन विचारों को एक चिन्ह के रूप में निश्चित कर दिया, उन चिन्हों के रूप में निश्चित कर दिया, और जो वे चिन्ह निश्चित हुए वे ब्राह्मी लिपि कहलाई। वही चिन्ह ब्राह्मी लिपि कहलाई। फिर इन चिन्हों को और थोड़ा परिवर्तन करके और सरल बनाने के लिए फिर इनका कुछ रूप परिवर्तन हुआ इन चिन्हों में। और जब ये चिन्ह बिल्कुल फिक्स हो गए, सारी जनता इन चिन्हों को इस्तेमाल करने लगी। फिर जब जनता इस्तेमाल करने लगी तो फिर समाज इस्तेमाल करने लगा, और फिर ये हमारे चिन्ह बिल्कुल फिक्स हो गए। फिक्स होने के बाद इन पर नियम बने, और जो नियम बने उसी से व्याकरण की उत्पत्ति हुई। इन्हीं चिन्हों से हमारे जब इन पर नियम बन गए तो नियम बनने के बाद जो नियम बनने से हमारे व्याकरण की उत्पत्ति हुई। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे व्याकरण। तो व्याकरण जब हमारे नियम लागू हो जाते हैं तो हमारा व्याकरण का रूप तैयार हो जाता है। व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना। अगर हम किसी भाषा को शुद्ध रूप देते हैं और उसे शुद्ध तरीके से लिखते हैं और बोलते हैं, तो जब उन पर नियम लागू हो जाते हैं, और नियम लागू होने पर ही हमारा व्याकरण बन जाता है। तो व्याकरण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्णमाला। हम व्याकरण को स्टार्ट करेंगे वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वर्णमाला का ज्ञान जरूरी है, उसमें हमें वर्णों का पता होना चाहिए, वर्ण क्या है। तो व्याकरण में हम वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे। वर्णमाला। तो अब हम बात करेंगे वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला से पहले हम वर्ण के बारे में जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। तो बात करें हम भाषा की जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, या भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई, वर्ण जो है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, सार्थक इकाई, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि सब भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या होती है। तो वो भाषा की सबसे लघुत्तम बोल दे या सबसे छोटी सार्थक इकाई बोल दे, तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक या लघुत्तम इकाई हम बोलेंगे वर्ण। वर्ण कई बार क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो उसमें वर्ण ना देके एक शब्द देता है ध्वनि। वर्ण को ही हम ध्वनि बोलते हैं।
तो ऑप्शन में अगर वर्ण ना हो तो हम ध्वनि भी लगा सकते हैं, क्योंकि वर्ण को ही हम ध्वनि बोलते हैं। जो भी हम अंदर से ध्वनि निकालेंगे वो हमारा वर्ण के रूप में बाहर निकलेगी। तो ध्वनि की सबसे छोटी या भाषा की सबसे छोटी या सार्थक इकाई या लघुत्तम इकाई हमारा वर्ण कहलाएगी। अर्थात सिंपल शब्दों में वर्ण वह मूल जिसके और खंड संभव न हो, यानी कि उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम बोल लेंगे वर्ण। फिर हम बात करें वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित क्रम के समूह को हम बोलेंगे वर्णमाला। यानी कि अगर हम वर्णों को ऐसे लिखा जाए एक व्यवस्थित क्रम में लिखने का। और एक बात और बता दें, जो हमारी देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि वो हमारी लेफ्ट टू राइट यानी कि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। कई बार पूछा जाए कि देवनागरी लिपि लिखी जाती है तो बाएं से दाएं ओर या लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट। तो जो इनके व्यवस्थित क्रम के समूह को हम बोलते हैं वर्णमाला। अब वर्णमाला में हम बात करेंगे, वर्णमाला में वर्णों के बारे में हम जानेंगे। वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण हमारे दो भागों में बटे हुए हैं, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। तो सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले वर्णों की संख्या जानेंगे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में दो तरीके से जानेंगे। एक तो उच्चारण के आधार पर, उच्चारण, और एक लेखन, लेखन के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर जो वर्णों की संख्या है, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या है हमारी 45, और लेखन के आधार पर जो वर्णों की संख्या है उसमें है हमारी 52। पेपर में, हालांकि क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही पूछा गया कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर होएगा 52। अगर बात करें उच्चारण शब्द जुड़े तो उच्चारण शब्द के अनुसार हमारे वर्णों की संख्या होगी 45। अब इन 45 वर्णों में हमारे दो तरह के होंगे, स्वर और व्यंजन, और इसमें भी हमारे दो तरह के होंगे, स्वर और व्यंजन। तो इन 45 में हमारे 10 स्वर ये उच्चारण के आधार पे हैं और 35 व्यंजन। अगर तुम्हारे से बात करें उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या 35। फिर बात करें हम लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है और व्यंजन की संख्या कितनी होती है, और टोटल वर्ण कितने होते हैं। तो टोटल वर्ण 52 लेखन के आधार पर। अगर बात करें स्वर और व्यंजन की तो 13 तो स्वर होते हैं इसमें, और व्यंजन होते हैं हमारे 39। तो ये हमारे लेखन के आधार पर है। अगर बात पेपर में पूछे कि पेपर में ऐसा आएगा हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या होती है, तो हमारा आंसर होगा 52। ठीक है ना। तो ये उच्चारण और लेखन के आधार पर है। अब इसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अभी बताया 2 प्रकार के। टोटल वर्णों की संख्या हमने पढ़ ली। अब वर्ण हमारे 2 तरीके के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्वर के बारे में सबसे पहले जानेंगे, स्वर किन्हें बोलते हैं। अब हम वर्णों में स्वर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्वर, सबसे पहले स्वर की परिभाषा जानेंगे। स्वर की परिभाषा क्या होती है? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, या जिन वर्णों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अर्थात यानी कि जिसके और कोई टुकड़े ना हो सके, और खंड ना हो सके। ठीक है ना। बिना किसी सहायता के अपने आप में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण जो है स्वर कहलाएंगे। जैसे हमारे स्वर कितने हैं, कुल स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है और लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13। तो अब वे स्वर देख लेंगे हम कौन कौन से हैं। ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए,
ओ, औ, अंग और विसर्ग, इसे हम आह भी बोलते हैं। तो इन दोनों स्वरों को हम अयोग वहा बोलते हैं। तो अयोग वहा का मतलब क्या होता है? ए का मतलब नहीं, योग का मतलब जुड़कर, और वहा का मतलब प्रवाह या न चलने वाला, चलने वाला, यानी कि जो जुड़कर नहीं चलता साथ में, उन्हें हम बोलते हैं अयोग वहा। अयोग वहा का मतलब है जो ना तो स्वर के साथ चले और ना व्यंजन के साथ चले, इसलिए उन्हें अयोग वहा स्वर बोलते हैं। पेपर में छांटने के लिए आ जाएगा निम्न में से कौन सा अयोग वहा स्वर है। तो अयोग वहा, इसको हमने नाम दिया अनुस्वार, इसे हम बोलते हैं अनुस्वार, और इसे बोलते हैं हम विसर्ग। विसर्ग का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग वो संस्कृत भाषा में होता है, संस्कृत शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है। तो हम इसे अनुस्वार बोलते हैं। या ऐसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सा अनुस्वार स्वर है या विसर्ग स्वर छाटिए, तो इन्हें हम बोलते हैं अयोग वहा स्वर। तो अयोग वहा स्वर के बाद हम फिर देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, स्वर कितने वर्गीकरण में बटा हुआ है। आइए तो अब हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हमारा दो तरीके से होता है काफ़ी। तो सबसे पहले हम नंबर 1 पे देखेंगे उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हमारे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। लेकिन इनसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, मूल स्वर किन्हें कहते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। मूल स्वर और संयुक्त स्वर। एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से मूल स्वर छाटिए या निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है। तो मूल स्वर किन्हें कहते हैं? जिन्हें पृथक न किया जा सके, पृथक न किया जा सके, जिनको हम पृथक नहीं कर सकते वे हमारे मूल स्वर है। यानी कि मूलतः वे अपने आप में ही स्वयं, जिन्हें और टुकड़े नहीं, अलग नहीं कर सकते। जैसे कि कौन कौन से हैं मूल स्वर हमारे? ए, ई, उ, री, ये सभी हमारे मूल स्वर हैं। क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, आपसे पूछ ले कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल स्वरों की संख्या है हमारी 4। फिर बाद में हम बात करेंगे संयुक्त। संयुक्त स्वर किन्हें कहते हैं? संयुक्त स्वर जो दो भिन्न स्वरों के योग से बनते हैं। संयुक्त स्वर जो ऐसे स्वर जो दो भिन्न स्वरों के योग से बनते हैं, यानी कि 2 अलग अलग स्वरों के योग से बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। पेपर में तुम्हें 3 ऑप्शन इसमें से देगा मूल स्वर, और 1 ऑप्शन इनमें से रहेगा। पूछ लेगा छांटने के लिए कि निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर हम देखते हैं 2 भिन्न स्वरों के योग से। अब देखते हैं सबसे पहले हम ए या आ प्लस ई या बड़ी ई से मिलकर जो भी हमारा स्वर बनेगा वो हमारा संयुक्त स्वर होगा। तो इससे हमारा कौन सा स्वर बनेगा? ए। फिर हम बात करेंगे ए प्लस आ या ए से मिलकर जो हमारा स्वर बनेगा वो हमारा संयुक्त स्वर होगा। फिर ओ जो है हमारा, ओ भी संयुक्त स्वर है। ए या आ प्लस उ, छोटे ऊ या बड़े ऊ से जो इनके योग से जो बनेगा वो हमारा बनेगा ओ। और आ प्लस ए, आ या ए प्लस ओ से जो मिलकर बनेगा वो बनेगा हमारा ओ। तो ये हमारे चार संयुक्त स्वर है, और इनका जो यूज़ हम करेंगे, इनका जो प्रयोग हम संधि विच्छेद में करते हैं। तो इसमें से ए और ओ का प्रयोग करेंगे हम गुण संधि में, और बड़ा ए और औ का करेंगे हम वृद्धि संधि। तो जब हम संधि पढ़ेंगे एक बार वहाँ पे भी फिर बता देंगे। और ये इनकी मात्रा है, मात्रा के बारे में भी मैं बताऊंगा भी। उससे पहले हम स्वरों का, अब आते हैं हम स्वरों का वर्गीकरण पर। स्वरों का वर्गीकरण हमने यहाँ पे करा पहले, सबसे पहले उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगे, उन्हें हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या भी हमारी 4 है। यहाँ पे कौन कौन से है? ए, ई, उ, री।
अब तुम इन्हें प्रयोग करके अपने आप खुद प्रयोग करके देखोगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। अब इनका तुम उच्चारण करके देखोगे तो बहुत ही कम समय में ये बोले जाएंगे। ए, ई, उ, री, तो कम टाइम लग रहा है, तो इसलिए हम इन्हें ह्रस्व स्वर बोलेंगे। फिर बात करें दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे उन्हें हम बोलेंगे दीर्घ स्वर। जैसे कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं हमारे? आ, ई, सॉरी ये ए नहीं है यहाँ पे, आ, ई, ए, ओ, औ, और यहाँ पे बड़ा ओ। तो ये हमारे इनकी संख्या जो है, अगर संख्या पूछे तो संख्या कितनी इनकी है? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। दोबारा से देखते हैं एक बार और। एक यहाँ पे ए, और स्वरों की संख्या अब है 7। तो सबसे पहले देखेंगे दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे उन्हें बोलते हैं दीर्घ स्वर। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो इनकी संख्या टोटल कितनी संख्या है दीर्घ स्वर की? 7 स्वर। अब हम बात करेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किन्हें बोलते हैं? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, यानी कि इनका जो प्लुत स्वर का जो प्रयोग है काफ़ी किसी दूर खड़े व्यक्ति के लिए या उसको पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम बुलाएं, जैसे हम किसी को आवाज़ मारते हैं राम, या हम उच्चारण करें अगर ओम, तो ये प्लुत स्वर जो दीर्घ से भी अधिक समय लगे। ज़्यादातर हम इनका उच्चारण जब संस्कृत में करते हैं या किसी हम मंत्र वगैरह का उच्चारण करते हैं तो उनमें इनका प्रयोग होता है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे जीवा के आधार पर। फिर नंबर 2 है हमारा जीवा या जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जीवा के आधार पर हमने यहाँ पे तीन तरह से डिफाइन किया है, तीन भागों में बांटा है: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो हम बात करें अग्र स्वर, जिनमें जिन स्वर के उच्चारण में या जो स्वर हमारे जीभ के अगले भाग, जीभ का अगला भाग क्रियाशील होता है वो हमारे अग्र स्वर होते हैं। कौन कौन से हैं वे? ई, ए। तो ये हमारे सभी कैसे स्वर हैं? अग्र स्वर। इनका उच्चारण जो हमारे ह्रस्व स्वर है उन पे हमें थोड़ी देर, उनमें कम स्वर लगता है, मतलब कम समय लगता है बोलने में। तो आप जब हम इनका उच्चारण करेंगे ई, ए ऐसे करेंगे तो जो ये हमारे हैं, ये जो स्वर हैं हमारे जीभ के अगले भाग से बोले जाते हैं, यानी कि जीभ का अगला भाग क्रियाशील होता है। और मध्य स्वर में जीभ का मध्य भाग क्रियाशील होता है, जो कि हमारा कौन सा स्वर है? वो अ। ये अ जो है हमारा जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है। फिर पश्च स्वर, जीभ का पिछला भाग क्रियाशील, यानी कि जिनके उच्चारण में या जो जीभ के पिछले भाग से बोले जाएंगे, जीभ का हमारा पिछले भाग से बोले जाएंगे, जीभ का पिछला भाग हमारा क्रियाशील होगा, वो हमारे पश्च स्वर होंगे। कौन कौन से होंगे? आ, उ, ओ, औ। ये सभी हमारे कैसे स्वर हैं? पश्च स्वर। अब हम इसके बाद हम बात करेंगे मात्राओं का ज्ञान। वो मात्राओं का ज्ञान की हिंदी वर्णमाला में कितनी मात्रा होती है। अब हम मात्रा के बारे में जानेंगे। हिंदी वर्णमाला में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल मात्रा जो होती है, मात्राओं की संख्या 10 होती है। अब वे मात्रा हम देखेंगे कि कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम लिखते हैं स्वर ए, आ, ई, उ, री।
तो हम मात्रा के बारे में जानेंगे। ये हमारी मात्रा है, इन स्वरों की मात्रा होती हैं अलग अलग, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होती हैं और इनका प्रयोग हमारा छंदों में भी प्रयोग किया जाता है कि एक मात्रिक और द्विमात्रिक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मात्रा आ की कोई मात्रा नहीं होती, आ जो आ स्वर है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। फिर नंबर 2 अ की कोई मात्रा नहीं होती। फिर आ की मात्रा ऐसे, ये छोटी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, ये छोटे ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की, ये री रस ऋषि, ये ए और ये बड़े ए की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा और औ की मात्रा। तो हमारी जो मात्राओं की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मात्राओं की संख्या 10। अब हम बात करेंगे स्वरों का उच्चारण की। स्वरों का उच्चारण हमारे मुख से कहाँ कहाँ से होता है। तो सबसे पहले हम कंठ बोलते हैं हम गला, गले से जिनका उच्चारण होगा। तालव्य जो हमारा ऊपरी हिस्सा है दांत के पास, ये ऊपरी हिस्सा को बोलते हैं तालव्य। मूर्धा जो तालव्य से पिछला भाग होता है उसे हम बोलते हैं मूर्धा जो हमारा तालव्य से पिछला भाग होता है उसे हम बोलते हैं मूर्धा। कंठ प्लस तालव्य जो कंठ से और तालव्य से बोले जाएंगे। कंठ प्लस ओष्ठ जो कंठ और ओष्ठ से बोले जाएंगे। ओष्ठ जो होठों से बोले जाएंगे। और नासिक जो नाक से, जिनका उच्चारण नाक से होगा। तो कंठ से जिनका उच्चारण होगा वो है हमारा अ, आ और विसर्ग। फिर तालव्य से हमारा ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई। मूर्धा से हमारा री का जो उच्चारण होगा वो मूर्धा से होगा। तालव्य कंठ तालव्य से हमारा ए और ए का उच्चारण होगा। कंठ प्लस ओष्ठ से होगा हमारा ओ और औ। और ओष्ठ यानी कि होठों से जिनका उच्चारण होगा वो होगा हमारा छोटा ऊ और बड़ा ऊ। नासिक से जो रिलेटेड है वो है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण जो होगा वो हमारा नासिक से होगा। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं प्रैक्टिस के लिए। 10 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे उनकी। तो आइए, अब तक हमने स्वर जो है वर्णमाला में स्वरों का अध्ययन किया। स्वर हमारा कंप्लीट हो गया था। तो उससे रिलेटेड कुछ हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ये जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये सभी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। कोई यूपीएसआई में, कोई लेखपाल में, कोई यूपी टेट में। तो ये सारे के सारे जितने भी एग्ज़ाम से उठाए हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? पहला क्वेश्चन है आपका, वर्णमाला किसे कहेंगे? तुम्हारे पास ऑप्शन है शब्द समूह को, दूसरा है वर्णों के संकलन समूह को, शब्द गणना को, चौथा ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो ये तो मैंने स्टार्ट में ही अभी बताया था तुम्हें पीछे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहेंगे। तो पहले का आंसर हो जाएगा डी। फिर नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। ऑप्शन शब्द, पद, ध्वनि और वाक्य। तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है वो है वर्ण कहलाती है। लेकिन अब हमारा यहाँ ऑप्शन में वर्ण नहीं है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? ध्वनि, क्योंकि हम वर्ण को ही ध्वनि भी कहते हैं। तो भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई, सबसे छोटी सार्थक लघुत्तम इकाई ध्वनि। फिर नंबर 3, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ये अभी मैंने पीछे पढ़ाया है, एग्जाम में भी पूछे हुए क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑप्शन है तुम्हारा तालव्य, दूसरा कंठ, कंठ ओष्ठ और मूर्धन्य। तो मैंने बताया कि ओ और औ जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो इनकी आवाज़ हमारे गले से पीछे कंठ से निकलेगी और हमारा जो होठ क्रियाशील होंगे, होठ हमारे प्रयोग होंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कंठ प्लस ओष्ठ, यानी कि कंठ से भी और ओष्ठ से भी बोले जाने वाले स्वर जो होंगे कंठोष्ठ। तो इसका आंसर सी। नंबर 4, ए और ए वर्ण कहलाते हैं नासिक्य, मूर्धन्य, कंठ तालव्य और ओष्ठ। तो ये भी बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। कंठ तालव्य, ए और ए जो हमारे कंठ और तालव्य से इनका उच्चारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कंठ और तालव्य से। फिर नंबर 5 क्वेश्चन, निम्न में से पश्च स्वर है।
पश्च स्वर मैंने बताया कि जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पिछले भाग से होता है उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। तो पिछले भाग से आइए हम देखते हैं किसका उच्चारण होगा। अ तो हो गया हमारा मध्य भाग, अ का उच्चारण हमारे मध्य भाग से, ई हमारा अगले भाग से, और आ जो है हमारा पश्च भाग से। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा अयोगवाह है। मैंने अभी पीछे बताया अयोगवाह जो ना तो स्वर के साथ चलते हैं और ना व्यंजन के साथ चलते हैं, यानी कि स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होती है अयोगवाह। तो निम्न में से कौन सा अयोगवाह है। तो अयोगवाह मैंने बताए थे दो स्वर होते हैं हमारे अंग और विसर्ग, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग। तो हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अनुस्वार। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है। तो मैंने अभी पीछे बताया संयुक्त स्वर जो दो भिन्न स्वरों के योग से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले ऊ हमारा बिल्कुल मूल स्वर है, री हमारा मूल स्वर है, ए भी हमारा मूल स्वर है। तो हमारा संयुक्त स्वर ए, जो हमारा ए बनेगा वो अ प्लस ई से बनेगा हमारा, ए या आ प्लस छोटा ए से मिलकर बनेगा हमारा बड़ा ए। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आंसर। निम्न में से अग्रस्वर कौन सा है। अग्रस्वर बताना, मैंने बताया अग्रस्वर जीभ या जीवा के आधार पर 3 प्रकार के बताए थे, अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। तो अग्रस्वर जो जिनमें हमारा जीभ का अगला भाग क्रियाशील होता है, तो वो कौन सा ऑप्शन है हमारा सी, छोटी ई और बड़ी ई। जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो जीभ के अगले भाग से प्रयोग होंगे, हमारा जीभ का अगला भाग क्रियाशील होगा। तो ऑप्शन हमारा सी। फिर निम्न में से नासिक स्वर कौन सा है। नासिक के स्वर किन्हें कहते हैं, जिनका उच्चारण नाक से हो। तो नासिक के स्वर मैंने बताया था हमारा, नासिक के स्वर हमारा अनुस्वार को बोलते हैं, और अनुस्वार हमारा ऑप्शन ए में सही है। तो ये इस तरह से ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। वर्णमाला काफ़ी 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल ज़रूर 100% पूछे जाते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन। तब तक के लिए अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।